Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइंड आउट एरर्स. द कॉपीज़ आर ऑन द शेल्फ. कॉपियाँ जो हैं वो शेल्फ पर हैं. ब्रिंग डाउन दैम, उन्हें नीचे लेकर आओ. अब ये दैम किसके लिए आया? कॉपीज़ के लिए आया, क्योंकि कॉपीज़ बहुत सारी हैं. तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी दे दैम यूज़ होता है जब वो एक से ज़्यादा होती हैं. अब इसमें मिस्टेक क्या है? ये ब्रिंग डाउन यहाँ पर फ्रेज बन गया. फ्रेज मतलब जब वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो नाउन है तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि हम उसको इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं. लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जैसा कि इस केस में है तो उसको हमेशा इन दोनों के बीच में लिखना चाहिए. अगर हम उसको बाद में लिखेंगे तो वो गलत है. तो ये होना चाहिए ब्रिंग दैम डाउन. हाउ मच स्ट्रिक्टली अ टीचर शुड डील विद हिज स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन है कि टीचर को कितनी कठोरता के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ पेश आना चाहिए. जब भी हम किसी एडजेक्टिव की हद पूछते हैं तो मच कभी भी नहीं आता. मच आता है जब हम किसी चीज़ की संख्या या मात्रा पूछ रहे हैं. यहाँ पर तो ये एडवर्ब है. तो जब भी हम किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव की हद पूछते हैं कि ये काम किस हद तक होना चाहिए तो केवल हाउ आता है. सो हाउ स्ट्रिक्टली. अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट पता होना चाहिए. सबसे मेन चीज़ है सब्जेक्ट पता होना चाहिए. यानी जितना WH फैमिली वाला पोर्शन है उसके बाद भी अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार WH फैमिली वाले वर्ड जो है वो हमारे सब्जेक्ट को अपने साथ खींच कर ले जाते हैं. तो जब वो अपने सब्जेक्ट को अपने साथ खींच कर ले जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती. फिर हमें बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ता है भले ही हम क्वेश्चन बना रहे हैं. अब हमारे पास तो सब्जेक्ट है तो फिर हमने क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ पर आना चाहिए शुड. हाउ स्ट्रिक्टली शुड अ टीचर डील विद हिज स्टूडेंट्स. डील विद होता है किसी से निपटना एंड डील इन होता है किसी चीज़ का बिजनेस करना. लाइक आई डील इन बुक्स, यानी मैं किताबों में डील करता हूँ, यानी मैं किताबों का बिजनेस करता हूँ. दिस सर्वेंट ऑफ देयर विल डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स. दिस सर्वेंट, ये जो नौकर है उनका. देयर दिस सर्वेंट तो हो ही नहीं सकता. तो जब भी हम कहते हैं ना ये जो तुम्हारी कार है, ये जो तुम्हारा भाई है, तो ये मोस्टली ये नेगेटिव वे में होता है जब हम इस तरीके से बोलते हैं. तो दिस सर्वेंट ऑफ, ये हमेशा इसके बाद एस आना चाहिए क्योंकि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब जिसके बाद रिलेशन बताया जाता है. ये मैं पिछली 2-3 वीडियोस में आपको बता रही हूँ कि जब जिस नाउन से हम रिलेशन बता रहे हैं वो फॉरन पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नहीं आ रही क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और आ चुकी है. अब ये देयर का मतलब देयर सर्वेंट है तो हमको क्या करना है कि इसके बाद एस लगा देना है. तो उसका मतलब हो जाता है देयर प्लस नाउन जो पहले ही कहीं मेंशन की जा चुकी है. सो दिस सर्वेंट ऑफ देयर्स विल डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स. ये जो उनका नौकर है ना ये उनके सारे राज खोल देगा. राज खोलने के लिए ओपन नहीं, डिस्क्लोज आता है. फॉर हाउ लॉन्ग टाइम आर यू इन दिस बैंक. कितने समय से तुम इस बैंक में हो. कितने समय से में के लिए टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं होती. फॉर हाउ लॉन्ग बस इन 3 शब्दों का मतलब ही होता है कितने समय से. सो टाइम नहीं लिखना यहाँ पर. और जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें ये पूछें कितने समय से, तो फिर हिंदी जो भी हो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है. हाँ, अगर हिंदी में रहा शब्द नहीं आ रहा तो इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता. मीनिंग वाइज तो ये हमेशा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है लेकिन हम बनाएंगे परफेक्ट में. अब ऐसे सेंटेंसेस में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है. तो पहले आप इसको सिंपल बनाइए. तुम इस बैंक में हो, क्वेश्चन भी हटा दीजिए. यू आर इन दिस बैंक. हम यही कह रहे हैं ना कि तुम कितने समय से इस बैंक में हो. तो पहले आप इस वाले पोर्शन को सिंपल बनाओ. यू आर इन दिस बैंक. अब वर्ब क्या है? आर. और अब हमको किस में बनाना है इसको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. अब मैंने आपको बताया कि जब हिंदी में रहा शब्द नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी कॉन्टिन्यूस नहीं ज़रूरत, परफेक्ट में बनेगा. तो जब हम सिंपल बनाते हैं तो हम कहते हैं वर्ब आर है. यू आर इन दिस बैंक. तो आर की तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमने परफेक्ट में बनाना है और हैव लगेगा. सो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस बैंक. अब अगर हमें कोई कहेगा वर्ब क्या है तो हम कहेंगे वर्ब है बीन. क्योंकि जब हमने इस सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में बनाया था तो हमने कहा कि वर्ब यू आर है.
तो जब हम वही बात कह रहे हैं किसी और टेंस में तो वर्ब तो सेम ही रहेगा, वर्ब तो चेंज होगा नहीं। तो आर की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीन। तो अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन। तो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है। सो ये हो जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस बैंक। I did not find anything to put my books, so I put it on the floor. I did not find anything, यानी मुझे कोई चीज़ मिली ही नहीं to put my books, किताबें रखने के लिए, to put my books, so I put it on the floor. तो मैंने उसे फर्श पर रख दिया। पहली गलती तो ये है कि इट किसके लिए लगा रहे हैं हम, बुक्स के लिए, यहाँ पर आना चाहिए them। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है, I did not find anything to put my books इनटू भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर या जिसके अंदर मैं किताबों को रख सकूं, तो इसलिए मैंने उन्हें फ़र्श पर रख दिया। तो यहाँ पर ऑन भी लगा सकते हैं, इनटू भी लगा सकते हैं, मतलब मुझे जैसे कोई बैग वगैरह। ऑन इज़ बेटर क्योंकि हमने उसको फ़र्श पर रखी, तो यानी हम उसको बाहर ही रखना चाहते थे जैसे टेबल पर, तो कुछ था ही नहीं तो हमने उसको फर्श पर रख दी। सो आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू पुट माई बुक्स ऑन, सो आई पुट दैम ऑन द फ्लोर। शी शुड नॉट हैव बीन पनिश्ड इजंट इट। अब ये शुड हैव तो ठीक है, पैसिव वॉइस भी ठीक है कि शी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन टैग है, मतलब हम अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमको लगता है कि सबको ऐसा ही लग रहा होगा। तो वो तो ऐसे एक इनफॉर्मल स्टाइल है पूछने का आम बोलचाल में कि नहीं क्या ऐसा था क्या। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में एक ही साइड पर नॉट होता है, या तो इधर नॉट होगा तो इधर नहीं होगा, इधर नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास नॉट ऑलरेडी है। शी शुड नॉट हैव बीन पनिश्ड, शुड शी हैव, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब्स सारे आते हैं, सॉरी बीन भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे और सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, और अगर इधर नॉट है तो इधर नॉट नहीं आना चाहिए, एक ही तरफ नॉट होना चाहिए। अगर इधर नॉट नहीं है तो इधर ज़रूर आएगा, और अगर इधर ऑलरेडी नॉट दिया है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शुड शी हैव बीन। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तीन, ये मेन वर्ब है, हमको मेन वर्ब नहीं लिखना। सो शुड शी हैव बीन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इट इज़ दे हु इज़ मेकिंग अ नॉइज। शोर तो वे मचा रहे हैं, तो एक्चुअली आम बोलचाल में हम ऐसे कहते हैं शोर तो वे मचा रहे हैं और डांट हमें पड़ रही है या सज़ा हमें मिल रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे दे आर मेकिंग अ नॉइज, इट इज़ दे, शोर तो वो मचा रहे हैं, यानी हम किसी की तरफ उंगली करके कह रहे हैं कि ये शख्स ये काम कर रहा है या इसने किया है, तो वो हमेशा इट से शुरू होगा और यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म आएगी, इट इज़ दैम नहीं होगा, इट इज़ दे हु। अब ये हु जो है इसके अकॉर्डिंग चलेगा, हु के बाद जो वर्ब है। वैसे तो हम नॉर्मली हु के साथ इज़ लगाते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं हम कहते हैं हु इज़ लाफिंग, हु इज़ टॉकिंग, वहाँ तो हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं ना कि हु का जवाब कौन होगा। यहाँ तो हमें पता है कि ये हु जो है इसके लिए आ रहा है, तो आगे जो भी वर्ब्स आएंगे अकॉर्डिंग टू दे। सो इट इज़ दे हु आर मेकिंग अ नॉइज़। अब हम हिंदी में कहते हैं शोर मचाना, हम इंग्लिश में हिंदी में हम ये नहीं कहते वे एक शोर मचा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है हु आर मेकिंग अ नॉइज़। शोर मचाना भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है कि हम किसी जगह की शांति को भंग कर रहे हैं, जैसे क्लास में शोर मचा रहे हैं, लाइब्रेरी में शोर मचा रहे हैं। एक होता है कि कोई ख़तरनाक सिचुएशन है जिसको देखकर हम शोर मचा रहे हैं, तो उसको कहते हैं रेज एन अलार्म, खतरे को देखकर शोर मचाना, RAISE, रेज एन अलार्म, अलार्म जो हम घड़ी में लगाते हैं। सो इट इज़ दे हु आर मेकिंग अ नॉइज़, शोर तो वो मचा रहे हैं। शी हैड द लिटिल टाइम टू फिनिश हर आंसर। द लिटिल आप जब भी लिखोगे उसका मतलब होता है जो थोड़ा बहुत, और यहीं पर आपको बताना पड़ेगा पहले रुक कर कि कौन सा जो थोड़ा बहुत। तो हम ये तो कह ही नहीं रहे कि उसके पास जो थोड़ा बहुत समय था जवाब ख़त्म करने के लिए, हम ये कहना चाहते हैं कि उसके पास जवाब ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा समय था। तो शी हैड अ लिटिल टाइम, अगर हम ए भी नहीं लगाएंगे तो फिर लिटिल हो गया ना के बराबर। शी हैड अ लिटिल टाइम टू फिनिश हर आंसर, उसके पास बहुत थोड़ा समय था जवाब को ख़त्म करने के लिए। वॉट स्टूपिड आइडिया, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, क्या बेवकूफ़ी भरा आइडिया है। वॉट के बाद जब भी आप एक चीज़ की बात करें तो यहाँ पर
ए ज़रूर आएगा। व्हाट अ स्टूपिड आइडिया। हाँ, अगर हम व्हाट की जगह हाउ यूज़ करते हैं तो ए नहीं आएगा, भले ही आप एक चीज़ की बात करें। हम कहेंगे हाउ स्टूपिड द आइडिया इज़, तो तब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा हाउ स्टूपिड द आइडिया इज़। व्हाट में हमको पीछे वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसी को ठीक करेंगे व्हाट आ स्टूपिड आइडिया। तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि इट इज़ अ वेरी स्टूपिड आइडिया। नरेशन में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सीखा होगा, मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं उनको। सो व्हाट आ स्टूपिड आइडिया। यस्टरडे वी केम अक्रॉस विद वन सेंसिबल मैन। कम अक्रॉस होता है चलते चलते, जैसे यूं ही कोई मिल गया था बिना प्लानिंग के। सो कल हमें मिला एक समझदार व्यक्ति, मतलब कल हम एक समझदार आदमी से टकरा गए। टकरा गए का मतलब नॉट लिटरली सचमुच में टकरा गए, मतलब जैसे हमारी अचानक मुलाकात होगी। सो यस्टरडे वी केम अक्रॉस के बाद विद कभी भी नहीं आता है। हम हिंदी में कहते हैं कि मैं एक अक्लमंद आदमी से, बट यू डोंट हैव टू यूज़ विद। सो यस्टरडे वी केम अक्रॉस, नाउ देर इज़ अनदर मिस्टेक, वन। वन इज़ यूज जब आप नंबर पर जोर डालकर कहना चाहते हैं कि एक ही मिला था, एक से ज़्यादा नहीं थे। जनरल बात करें कि हम कहते हैं ना कल हमें बड़ा समझदार आदमी मिला, सो वी डोंट वांट टू पुट एम्फेसिस ऑन द नंबर। सो ऐसी सिचुएशन में वन नहीं यूज़ करना चाहिए, अ। सो यस्टरडे वी केम अक्रॉस अ सेंसिबल मैन। अब आप कुछ कुछ रिलैक्स्ड लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स समझ में आ गए हैं, इंग्लिश अब आसान लगनी शुरू हो गई है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ सेंटेंस पैटर्न्स हैं, कुछ सेंटेंसेस के रूल्स हैं, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि उनमें गलतियाँ होती हैं और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। बस प्रैक्टिस इसका सॉल्यूशन है, और अपनी वोकैबुलरी को अच्छा कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप आराम से जो भी आपका एम है, यू कैन गेट सक्सेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन लोगों के लिए ये वीडियोस यूज़फुल हो सकती हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर them with those people. So thank you for watching this video.